मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग और कैसे चल रही है आप सभी लोगों की यूपी बोर्ड परीक्षा 2027 की तैयारी। तो जितने भी बच्चे इस बार भाई 2027 में देने वाले हैं अपना हिंदी का पेपर, तो उनके लिए हम लेकर के आ गए हैं हिंदी का एक वायरल मॉडल पेपर। अब देखो, ये है मेरे पास 2027 का एक हिंदी का पेपर। जितने भी बच्चे इस बार 2027 में देने वाले हैं हिंदी का मॉडल पेपर, तो भाई आज की क्लास को पूरा का पूरा देख लेना, क्योंकि आज हम लेकर के आ गए हैं आप लोगों के लिए एक वायरल मॉडल पेपर। वो भी 2027 का हमारा हिंदी का पेपर है। और जैसा पेपर आप लोगों का 2027 में जैसा जैसा पेपर आएगा, वही पेपर से मेरे प्यारे बच्चों हम लेकर के आ गए हैं आप लोगों के सामने। आज का मेरा कोड है 816 AN का कोड का पेपर है। पेपर देने जाओगे आप लोगों को 816 AN कोड का पेपर दिया जाएगा और आप लोगों को सॉल्व करने के लिए दिया जाएगा इस कोड का पेपर, है ना। बिल्कुल सेम मेरे प्यारे बच्चों ऐसा ही पेपर आप लोगों को दिया जाएगा, जिसमें यहाँ पर लिखा होगा 816 AN 2027 ऊपर लिखा होगा, नीचे हिंदी लिखा होगा। और देखो, पेपर देने जाना तो एक काम और कर लेना, यहाँ पर अपना अनुक्रमांक और नाम वगैरह अपना लिख लेना। और समय देखो, यहाँ पर आप लोगों का आज की इस क्लास में 70 में 70 नंबर भी पक्का होने वाला है। समय हमारा दिया 3 घंटे 15 मिनट में आप लोगों को अपना पूरा का पूरा हिंदी का पेपर वही सॉल्व करना है ना। तो 3 घंटे में देखो 15 मिनट तो मान लो आप लोगों का पेपर को पढ़ने के लिए दिया जाता है, और 3 घंटे 15 मिनट में आप लोगों को अपना पूरा पेपर पढ़ना होता है। ये देखो, हमारा नोट दिया है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों का प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। फिर निर्देश दिया, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। निर्देश नंबर 1। निर्देश नंबर 2 कहता है यह प्रश्न पत्र 2 खंडों खंड आ तथा खंड बा में विभक्त होने वाला है। भाई पूरी की पूरी क्लास देख लेना, गारंटी के साथ कहता हूँ, यहाँ से आप लोगों का 70 में 70 नंबर आसानी से पक्का हो जाएगा, है ना, आराम से पक्का हो जाएगा। चलो अच्छा, आगे देखो। फिर यहाँ पर लिखा निर्देश नंबर 3 कहता है खंड आ में 1 अंक के 20 बहुकल्पीय प्रश्न हैं, जिनके सही उत्तर आप लोगों को OMR उत्तर पत्रक पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट कलम से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला भर करना है। आप लोगों को जब एग्जाम देने जाएं, आप लोग जो अपना यूपी बोर्ड का पेपर देने जाएं, तो सबसे पहले आप लोगों के पास एक नीला या फिर काला पेन होना चाहिए। और जो जितने भी आप लोगों के जो बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, जितने भी आप लोगों के 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, उन सबका उत्तर आप लोगों को OMR उत्तर पत्रक पर उत्तर देना है ना। कॉपी में उत्तर नहीं लिखना आप लोगों को। OMR उत्तर पत्रक आप लोगों को दी जाएगी, उसी में आप लोगों को उत्तर लिखना पड़ेगा। आगे देखो, फिर इसके बाद अगर हम और आगे बात करें, यहाँ पर देखो लिखा खंड आ के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त OMR उत्तर पत्रक पर ही उत्तर दें। OMR उत्तर पत्रक पर उत्तर देने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर अथवा व्हाइटनर का प्रयोग नहीं करना है। आप लोगों को जब OMR सीट दी जाए, तो OMR सीट के ऊपर आप लोगों को क्या करना, आप लोगों को उस पर पेन नहीं चलाना है। OMR सीट पर ना तो आप लोगों को पेन चलाना है, ना आपको उस पर आप लोगों को इरेजर चलानी है। साथ ही साथ में आप लोगों को पेंसिल भी नहीं चलानी है ना। सिर्फ आप लोगों को ऐसे गोला भर देना है। OMR सीट जो होती है गोला भरने के लिए होती है, और सभी के सभी प्रश्नों के अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। अब हम सीधा आप लोगों को चलते हैं कि इस मॉडल पेपर में कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं, जो कि जिन जिन क्वेश्चंस को आप लोग जल्दी जल्दी से भाई तैयार कर लो, है ना। क्योंकि जब पेपर देने जाओ तो एक एक क्वेश्चंस का उत्तर लिख देना मेरे प्यारे बच्चों। एक एक क्वेश्चंस का उत्तर लिख देना, कोई भी प्रश्न मत छोड़ना। सारे के सारे 70 में 70 नंबर लाओगे मेरे प्यारे बच्चों, है ना। एक भी क्वेश्चन को मत छोड़ना। आप लोगों को अपना टारगेट रखना है कि मेरे ये 95% नंबर आने चाहिए, तो भाई आप लोगों का टारगेट जरूर पूरा होगा। यहाँ पर देखो यहाँ पर देखो लिखा है खंड आ और बहुविकल्पी प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 कहता है कामायनी किस विधा की रचना है। पेपर में 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा कि कामायनी जो है वह किस विधा की रचना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कामायनी एक महाकाव्य हो जाएगा। अब आगे देखो क्वेश्चन नंबर 2 कि चिंतामणि के रचयिता कौन है। पेपर में 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा कि चिंतामणि के रचयिता कौन है, 1 नंबर का पेपर में आएगा ये वाला प्रश्न। इसका राइट आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। सारे के सारे भाई देखो, आप लोगों के एग्जाम में 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आएंगे, तो 20 के 20 क्वेश्चन देख लो। पूरा का पूरा मॉडल पेपर में सॉल्व करवाने वाला हूँ आप लोगों को, पूरा का पूरा मॉडल पेपर सॉल्व कराऊंगा। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 यहाँ पर देखो कहता है कि रश्मिरथी के प्रमुख पात्र कौन है। रश्मिरथी के प्रमुख पात्र कौन है। ए ऑप्शन दिया अर्जुन, बी ऑप्शन दिया भीष्म, सी ऑप्शन दिया कर्ण और डी ऑप्शन दिया श्री कृष्ण। तो भाई रस्मरथी के प्रमुख पात्र, यानी कि रस्मरथी में देखो एक कहानी के बारे में बताया गया। तो रस्मरथी में जो कर्ण के बारे में एक कहानी लिखी है रस्मरथी के, ये रस्मरथी के प्रमुख पात्र जो है कर्ण हो जाएंगे। इसके बाद देखो गोदान के लेखक कौन है भाई। गोदान के लेखक हो जाएंगे मुंशी प्रेमचंद्र। पेपर में 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा कि गोदान के लेखक कौन है, मुंशी प्रेमचंद्र। इसके बाद आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि आषाढ़ का एक दिन किस विधा की रचना है। तो आषाढ़ का एक दिन एक 1 नंबर का पेपर में आएगा, यह एक नाटक विधा की रचना है। तो आषाढ़ का एक दिन एक नाटक विधा की रचना हो जाएगी। प्रश्न नंबर 6 कहता है सूर सागर के रचयिता कौन है। तो भाई पेपर में 1 नंबर का क्वेश्चन ये भी आ जाएगा कि सूर सागर के रचयिता कौन है। तो सूरदास जो है मेरे सूर सागर के रचयिता हो जाएंगे। पूरा का पूरा पेपर भाई आप लोगों का इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से
आप लोगों का 70 नंबर भी पक्का हो जाएगा। चलो आगे देखो क्वेश्चन नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 देखेंगे भाई। प्रश्न नंबर 7 तो प्रश्न नंबर 7 कि रामचरितमानस जो है किस भाषा में रची गई। रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है, ये 1 नंबर का आ जाएगा। रामचरितमानस भाई किस भाषा में लिखी गई है, तो रामचरितमानस जो है एक अवधी भाषा में लिखी गई है। अवधी भाषा याद रखेंगे, रामचरितमानस को अवधी भाषा में लिखा गया है। प्रश्न नंबर 8 कहता है कि यामा किस विधा की रचना है। यामा भाई किस विधा की रचना है, पेपर में 1 नंबर का आएगा कि यामा किस विधा की रचना। तो यामा जो है भाई ये काव्य संग्रह है। यामा क्या है, यामा एक काव्य संग्रह हो जाएगा। चलो आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। मधुशाला के भाई लेखक कौन हो जाएंगे। मधुशाला, प्रश्न नंबर 9 कहता है कि मधुशाला के लेखक कौन है। पेपर में 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा कि मधुशाला के लेखक कौन है। ए ऑप्शन दिया हरिवंश राय बच्चन, बी ऑप्शन दिया रामधारी सिंह दिनकर, सी ऑप्शन महादेवी वर्मा, डी ऑप्शन निराला जी। तो देखो मधुशाला के लेखक होते हैं हरिवंश राय बच्चन। आप लोगों को याद रखना है कि यहाँ पर मधुशाला के लेखक हरिवंश राय बच्चन हो जाएंगे। चलो आगे देखो क्वेश्चन नंबर 10 कि छायावादी के प्रमुख कवि कौन है। तो भाई 1 नंबर का ये भी आ जाएगा कि छायावादी के प्रमुख कवि कौन है। तो भाई महादेवी वर्मा जो है छायावादी के प्रमुख कवि हो जाएंगे, है ना। तो छायावादी के प्रमुख कवि महादेवी वर्मा याद रखेंगे। चलो आगे देखो क्वेश्चन नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 को भाई देखने वाले हम लोग कि अस्माकम संस्कृति पाठ का मुख्य विषय क्या है। तो अस्माकम संस्कृति माने होता है, देखो अस्माकम माने अस्माकम और संस्कृति, इसका मतलब होता है भारतीय संस्कृति, है ना। अस्माकम संस्कृति का पाठ का मुख्य विषय है भारतीय संस्कृति। प्रश्न नंबर 12 कहता है कि युद्धस्व किस प्रकार का रूप है। युद्धस्व किस प्रकार का रूप है, इसका राइट आंसर हो जाएगा लोट प्रकार का आप लोगों का रूप है ना। तो प्रश्न नंबर 12 का ए ऑप्शन याद रखेंगे। चलो आगे देखो प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 देखो, प्रश्न नंबर 13 कहते हैं कि भूतवा जो है शब्द का अर्थ क्या होता है। भूतवा शब्द का अर्थ क्या होता है, 1 नंबर का आएगा कि इसका राइट आंसर हो जाएगा होकर। और प्रश्न नंबर 14 कहता है कि निराशी का अर्थ क्या होता है। भाई निराशी का अर्थ होता है आशा रहित। तो निराशी का अर्थ होता है आशा रहित। ये प्रश्न नंबर 14 का हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। प्रश्न नंबर 15 आप लोगों का एक चैप्टर है वीर वीरेण पूज्यते, यानी कि आप लोगों का चैप्टर है हाईएस्ट बाय 10th का चैप्टर है कि वीर वीरेण पूज्यते का अर्थ क्या होता है। पेपर में 1 नंबर का आएगा। ए ऑप्शन दिए वीर वीर का सम्मान करता है, बी ऑप्शन दिए वीरों की पूजा देवता करते हैं, सी ऑप्शन दिए वीर केवल युद्ध करते हैं, डी ऑप्शन दिए वीर कभी पराजित नहीं होते हैं। लेकिन इसका राइट आंसर हो जाएगा वीर वीर का सम्मान करते हैं। इसका भाई ए ऑप्शन से करेंगे कि वीर जो होते हैं वीर का सम्मान करते हैं। इसका ए ऑप्शन भाई से कर देंगे, है ना। ये ऑप्शन के बाद हम सीधा आप लोगों को ले चलते हैं क्वेश्चन नंबर जो मेरा अगला है प्रश्न नंबर नेक्स्ट प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 देखो क्या कहता है कि अब प्रश्न नंबर 16 कहता है, प्रश्न नंबर 16 कहता है कि जलद का सही संधि विच्छेद क्या होता है। पेपर में 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा कि जलद का सही संधि विच्छेद क्या होता है। तो जलधन दा, ये मेरा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 17 कहता है कि महापुरुष में कौन सा समास होता है। तो भाई महापुरुष में कौन सा समास होता है, महापुरुष में हमारा कर्मधारय समास होता है। तो कर्मधारय याद रखेंगे। चलो आगे देखो क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि बालक पढ़ता है, यह कौन सा वाक्य है। बालक है पढ़ता है कौन सा वाक्य है, 1 नंबर का आएगा। ए ऑप्शन दिया एक सरल वाक्य है, बी ऑप्शन दिया संयुक्त वाक्य है, सी ऑप्शन दिया मिश्र वाक्य है, डी ऑप्शन दिया संकेत वाचक वाक्य है। तो भाई बालक पढ़ता है यही कैसा वाक्य है, तो यह एक सरल वाक्य हो जाएगा। बालक पढ़ता है यह एक सरल वाक्य है। और प्रश्न नंबर 19 कहता है कि अति किस प्रकार का उपसर्ग है, 1 नंबर का आएगा कि अति जो है भी किस प्रकार का उपसर्ग है। तो अति एक संस्कृत वाला उपसर्ग हो जाएगा। अति कैसा उपसर्ग है, तो अति एक संस्कृत वाला उपसर्ग हो जाएगा। तो इसको आप लोगों को प्रश्न नंबर 19 का ए ऑप्शन याद रखेंगे। चलो आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। तो भाई प्रश्न नंबर 20 कहता है कि जो परिश्रम करता है वही सफल होता है, यह कौन सा वाक्य है। देखो जो परिश्रम करता है, जो परिश्रम करता है वही सफल होता है, यह कैसा वाक्य है भाई। ये ऑप्शन दिए सरल वाक्य है। देखिए बड़ा वाक्य है, जो परिश्रम करता है वही सफल होता है, थोड़ा बड़ा वाक्य लिखा है, सरल तो हो नहीं सकता, संयुक्त भी नहीं हो सकता, आज्ञा इसमें कहीं आज्ञा की बात ही नहीं हो रही है। तो हमारा सी ऑप्शन भाई राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो भाई पेपर देने जाओगे आप लोगों के एग्जाम में एक 6 नंबर का गद्यांश पूछा जाएगा, जो कि आप लोगों के एग्जाम में देखो 6 नंबर का गद्यांश आता है, 6 अंक का गद्यांश आता है, जिसमें से आप लोगों से कहा जाएगा कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों को उत्तर दीजिए। 3 × 2 बराबर 6 नंबर का आप लोगों का गद्यांश भी पूछा जाएगा, है ना। तो इसको भी देख लो, 6 नंबर का गद्यांश आएगा, इस पर 3 आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे और एक प्रश्न 2 नंबर का होगा। तीन प्रश्न पूछे जाएंगे, तीनों के तीनों प्रश्न 2 नंबर के होंगे। तो 3 × 2 बराबर 6 अंक का आप लोगों का गद्यांश भी पूछा जाएगा।
3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। इस गद्यांश को पढ़ करके इसी के आधार पर 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। सबसे पहले यहाँ पर पढ़ेंगे कि मित्र का कर्तव्य इस प्रकार बताया गया है कि उच्च और महान कार्यों में हर प्रकार की सहायता देना, मन बढ़ाना और साहस दिलाना, कि तुम अपनी निम्न निज की सामर्थ्य से बाहर काम कर जाओ। यह कर्तव्य उसी से पूरा होगा जो दृढ़चित्त और सत्य संकल्प का हो। इससे हमें ऐसे ही मित्रों की खोज में रहना चाहिए। अब यहाँ से देखो हमको समझ में आ गया। अब इसको देखो हमें पूरा नहीं पढ़ना है। इस गद्यांश को हमें पूरा बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। यहाँ पर लिखा है मित्र, यहाँ पर देखो मित्र लिखा है, सीधा हम समझ गए थे कि मित्रता चैप्टर से लिया गया है ना, मित्रता चैप्टर से। क्योंकि भाई आप लोगों को 3 घंटे में पेपर हल करना है। अगर आप लोग पूरा पढ़ोगे तो भाई आप लोगों का टाइम भी खराब होगा, है ना। पढ़ना नहीं, सीधा आप लोगों को जाना है क्वेश्चंस की ओर। प्रश्न नंबर 1 को देखेंगे और सीधा डायरेक्ट इसका आंसर लिख देंगे। यहाँ पर लिखेंगे उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, सीधा लिख देंगे। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हो जाएंगे। फिर आगे भाई रेखांकित अंश की व्याख्या लिख देंगे। रेखांकित अंश की व्याख्या लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक कहता है कि एक सच्चा मित्र अपने अपने मित्र के अच्छे एवं महान कार्यों को करने में इस प्रकार सहायता करता है कि वह साहस और दृढ़ संकल्प के बल पर अपने सामर्थ्य से भी अधिक कार्य कर जाता है ना। तो इतना वह लिखना है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। और इसके बाद हम आगे देखो बात करते हैं। तीनों के तीनों क्वेश्चंस का उत्तर भाई बताने वाले हैं। कार्य कर जाता है, किंतु ऐसे मित्र सरलता से नहीं मिलते। ऐसा कार्य वही व्यक्ति कर सकता है जिसका मन शक्तिशाली हो, जिसका मन शक्तिशाली हो, जो स्वभाव का दृढ़ निश्चय हो। शक्तिशाली मन और सत्य मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति ही संकट आने पर अपने मित्र की सहायता कर सकता है। तो यहाँ पर भाई आप लोगों का मन लिखा है, माँ नहीं है, यहाँ पर आप लोगों का मन है और थोड़ा प्रिंटिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गया था। अब आगे देखो सा ऑप्शन देखेंगे। सा ऑप्शन देखेंगे हमें कैसे मित्रों की खोज में रहना चाहिए। तो भाई यहाँ पर इसका उत्तर यहाँ पर लिख देंगे। ये हमारा 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा कि हमें कैसे मित्रों की सहायता में रहनी चाहिए। तो अब इस पर देखो हमें कैसे मित्रों की सहायता में रहना चाहिए। यहाँ पर लिखा है हमें ऐसे मित्रों की खोज करनी चाहिए जो आत्मबली स्वभाव से दृढ़ निश्चय सत्य मार्ग का अनुगमन करने वाला हो। ऐसा व्यक्ति सभ्य परिश्रमी और सत्यनिष्ठ मित्र होता है। अब इस पे इसके बाद आगे देखो कि मित्र का कर्तव्य कैसा होना चाहिए। तो मित्र ऐसा हो जिसका समाज में सम्मान हो, या जो सत्य में निष्ठा रखने वाला हो, निष्कपट सभ्य परिश्रमी हो। सत्यनिष्ठ मित्र कभी भी अपने मित्र को धोखा नहीं दे सकता। तो इतना आप लोगों को भाई कर देना है। और इसके बाद देखो यहाँ पर लिखा है अथवा करके दिया है। देखो अथवा करके दिया है कि अश्वारोही पास आए, ममता ने रुक रुक कर कहा, मैं नहीं जानती कि वह शहंशाह था या साधारण मुगल। ये भाई आप लोगों का ममता से लिया गया है। देखो एक क्वेश्चन आप लोगों का गद्यांश, भाई 2 गद्यांश पूछे जाएंगे आप लोगों के एग्जाम में। 2 गद्यांश आएंगे। 2 गद्यांश में से आप लोगों को एक गद्यांश का उत्तर लिखना पड़ेगा। एक अथवा करके भी दिया जाएगा। आप लोग चाहो तो भी अथवा वाला सॉल्व कर लेना, या फिर जो मैंने सॉल्व कराया है, या फिर जो मैंने ऊपर वाला सॉल्व कराया है आप लोग इसको ही सॉल्व करना है ना। इसको आप लोग छोड़ देना, इसको मत सॉल्व करना। अब आगे देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात करते हैं कि दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अब आप लोगों के एग्जाम में पद्यांश भी आएगा। पद्यांश है ना, पद्यांश जो होता है वह आप लोगों का पद्यांश 6 नंबर का पद्यांश आता है। 6 नंबर का पद्यांश आएगा। यहाँ पर लिखा है कि इन स्निग्ध लटों से छादे तन यहीं कहीं पर बिखर गई वह हैं, यहीं कहीं पर बिखर गई वह पुलकित अंकों में भर विशाल, पुलकित अंकों में भर विशाल झोंक सस्मित शीतल चुंबन से अंकित कर इसका मृदुल भार दुलरा देना बहला देना, यह तेरा शिशु जग उदास रूप से तेरा घन किस पास। इसको देखेंगे भाई। इस पर देखो 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। सबसे पहला मेरा क्वेश्चन से पूछा गया कि प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ में लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश महादेवी वर्मा द्वारा रचित वर्षा सुंदरी के प्रति शीर्षक कविता से लिखा गया। तो भाई ये जो है वर्षा सुंदरी के प्रति नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके बाद आगे देखो भाई नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या कि हे वर्षा सुंदरी, जिस प्रकार बच्चे को प्यार करती माँ के बाल उसके ऊपर गिर जाते हैं, जो बच्चे जिस प्रकार बच्चे को प्यार करते हुए उसकी माँ के बाल जो उसके सिर पर गिर जाते हैं और उनसे बच्चे का शरीर ढक जाता है, उसी प्रकार तुम भी अपने काले काले बादल रूपी बालों से संसार रूपी शिशु के शरीर को ढक लो। जैसे माँ अपने बच्चे को गोद में लेकर अपना मुख नीचे करके उसे चूमती है, वैसे तुम भी आसमान से जमीन की ओर आकर मुस्कुराकर भरे शीतल चुंबन के संसार के मस्तिष्क को चूम लो, है ना। ये भाई चूम लो लिखा है। अब आगे देखो, अब यहाँ से हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। उपयुक्त पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार का नाम बता दीजिए। तो इसमें हमारा रूपक और मानवीकरण अलंकार है। तो ये हमारा भाई यहाँ से समाप्त हुआ पद्यांश। और एक अथवा करके पूछा जाएगा।
अथवा करके यहाँ से पूछा जाएगा कि यहीं कहीं पर बिखर गए हुए भगन विजय माला से उसके फूल यहाँ संचित हैं, तो इसको भी वे सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने ही लिखा था, है ना। ये देखो पूरा का पूरा लिखा है। इस पर 3 गद्यांश पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न है, प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या करो, और 2 प्रश्न ये पूछे गए हैं। लेकिन आप लोगों को ऊपर वाला सॉल्व कर लेना है, ऊपर वाला मैंने सॉल्व करा दिया है। इसके बाद चलो आगे बात करते हैं। अब यहाँ से देखो आप लोगों के एग्जाम में 5 नंबर का संस्कृत का गद्यांश आएगा और 5 नंबर का संस्कृत का पद्यांश आएगा। तो 5 + 5 यानी संस्कृत से भाई 10 नंबर आएंगे, है ना। तो संस्कृत 10 नंबर का आएगा। चलो आगे यहाँ से देखो कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कर दीजिए। 5 नंबर का आएगा कि एषा नगरी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषायाश्च केंद्र स्थलमस्ति इत्येवं संस्कृत वाङ्मय संस्कृतिश्च आलोका सर्वत्र प्रस्तुत मुगल युवराज दारास्य को अंतर्गत भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत् सा तेषां ज्ञानेन तथा प्रभाविता अभवत् यत् तेन उपनिषदाम अनुवाद फारसी भाषा में कारिता। तो इसको भी पूरा सॉल्व करना है ना। इसका सबसे पहले हमको संदर्भ लिखना है। संदर्भ देखो कैसे लिखेंगे। प्रस्तुत अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। इसमें वाराणसी के महत्व का वर्णन किया गया है। तो ये जो है भाई पूरा हमारा वाराणसी चैप्टर से लिया गया है, यहाँ से लेके, है ना। इसको हमें वाराणसी चैप्टर से लिया गया है। संदर्भ लिखने पर आप लोगों को 2 नंबर दिए जाएंगे। जब आप लोग संदर्भ लिखोगे तो आप लोगों को 2 नंबर मिलेंगे। अब इसके बाद हम बात करते हैं हिंदी में अनुवाद। हिंदी में अनुवाद देखो यहाँ से करेंगे कि यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। यहीं से ही संस्कृत साहित्य और संस्कृत का प्रकाश सब जगह फैला था। मुगल युवराज दारा शिकोह ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया था। वह उनके ज्ञान से ऐसा प्रभावित हुआ कि उसने उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में करा दिया। सिर्फ इतना ही हिंदी में अनुवाद लिखना है और 5 नंबर आप लोगों को लेकर जाना है। चलो आगे देखो भाई, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर अथवा करके दिया है कि अस्माकं संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते मानव जीवनम संस्कृतम ऐसा यथा समय नवा नवा विचारधारा स्वीकरोति नवा शक्ति चा। इसको भाई पूरा का पूरा देख लेना। ये अथवा वाला है, आप लोग चाहो तो भाई अथवा वाला सॉल्व कर लो और या फिर आप लोग ऊपर वाला सॉल्व कर लो, जैसा आप लोगों को अच्छा लगे। लेकिन आप लोग ऊपर वाला सॉल्व कर लेना क्योंकि मैंने ऊपर वाला सॉल्व करा दिया है। चलो आगे देखो। अब यहाँ से देखो आप लोगों के एग्जाम में 5 नंबर का, आप लोगों के पेपर में 5 नंबर का पद्यांश पूछा जाएगा। संस्कृत का पद्यांश भी आएगा। वो जो मैंने सॉल्व कराया था वो हमारा गद्यांश था, वो भाई मेरा गद्यांश था। आप बात करते हैं। अब देखो 10 नंबर का पद्यांश है। ये 5 नंबर का पद्यांश आएगा, है ना। 5 नंबर का पद्यांश आएगा। चलो इसको देख लो। 5 नंबर का पद्यांश, 5 नंबर का पद्यांश आता है, 5 नंबर का गद्यांश आता है। तो भाई आप लोगों का 10 नंबर संस्कृत तक आता है ना। इस बात को याद रखेंगे। चलो आगे देखो। निम्नलिखित दिए गए संस्कृत पद्यांश का संदर्भ से हिंदी में अनुवाद कीजिए। इसको यहाँ से पढ़ेंगे। किम न हित्वा प्रियो भवति किन्नो हित्वा न शोचति किम नो हित्वार्थवान भवति किम नो हित्वा सुखी भवेत्। इसको यहाँ पर संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत जीवन सूत्राणी नामक पाठ से अवतरित है। इसका हिंदी में अनुवाद लिखेंगे। मनुष्य किसको छोड़कर प्रिय होता है ना। तो मनुष्य भाई किसको छोड़कर प्रिय होता है, इसका हिंदी में अनुवाद इतना हो जाएगा। मनुष्य किसको छोड़कर शोक नहीं करता है, और मनुष्य किसको छोड़कर धनवान हो जाता है, मनुष्य किसको छोड़कर सुखी हो जाता है। ये हमारा भाई इतना हिंदी में अनुवाद हो गया। और बस इतना ही लिखना पड़ेगा। देखो पेपर में आएगा तो आप लोगों को इतना ही लिखना पड़ेगा। एक अथवा करके दिया है, अथवा वाला देख लो भाई। अथवा में देखो क्या कहता है। अथवा में कहता है कि अथवा वाला भाई यहाँ पर देखो क्या कहता है। अथवा वाला भाई दिया नहीं गया है, तो आप लोग भाई इसको तैयार कर लो, है ना। अब इसमें इधर देख लो। अब यहाँ से देखो क्वेश्चन नंबर 5 हमसे पूछा गया कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर दिए गए प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। 3 नंबर का भी पूछा जाएगा कि मुक्तिदूत खंड काव्य के द्वितीय सर्ग के कथावस्तु अपने शब्दों में लिखिए। एक खंड का भाई आप लोग अपना देख लेना अपना, है ना। आप लोगों के जिले बाई जिले के हिसाब से पूछा जाता है, तो खंड का आप लोग अपना पता कर लेना। आप लोगों के एग्जाम में कौन सा खंड काव्य आएगा, है ना भाई, जानकारी कर लेना। तो कई सारे खंड काव्य होते हैं, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर देखो ये सब खंड काव्य हैं, इसमें से कोई भी आप लोग खंड काव्य तैयार कर सकते हो। अब आगे अब लेखक का जीवन परिचय आएगा। देखो आप लोगों के एग्जाम में 10 नंबर का भाई जीवन परिचय आएगा। 10 नंबर का भाई जीवन परिचय पूछा जाएगा। तो देख लो भाई 10 नंबर का कौन कौन सा जीवन परिचय आता है। यहाँ पर लिखा है कि दिए गए लेखकों में से किसी लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कर दो। भाई 5 नंबर का लेखक का जीवन परिचय आएगा। रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जयशंकर प्रसाद जी के बारे में, और यहाँ पर हम एक जीवन परिचय आप लोगों को सॉल्व करवा देते हैं।
यहाँ पर देखो सबसे पहले लिखेंगे कि इनका जन्म 30 जनवरी 1889 को हुआ था। इनका जन्म स्थान देखो काशी में इनका जन्म हुआ था। पिता का नाम श्री देवी प्रसाद, शिक्षा इन्होंने 8वीं तक पास की थी। मृत्यु इनके 15 नवंबर 1937 को हो जाती है। इनकी रचनाएं स्कंदगुप्त, अजातशत्रु इनकी रचनाएं भी हैं। अगर आप लोगों को रचनाएं लिख लें तो इनकी रचनाएं और भी होती हैं, जैसे कि ध्रुव स्वामिनी। ध्रुव स्वामिनी के लेखक कौन है भाई? जयशंकर प्रसाद हो जाएंगे, है ना। चंद्रगुप्त स्कंदगुप्त के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद हो जाएंगे। और भी जैसे कामायनी के लेखक कौन है? तो कामायनी के लेखक जयशंकर प्रसाद है। तो और भी रचना अगर आप लोगों को लिखनी तो लिख सकते हो, है ना। और इतना भाई ये मेन हेडिंग आप लोगों को पहले ही लिखनी है। अब चलो आगे देखो, यहाँ से डालेंगे जीवन परिचय, और जीवन परिचय में देखो लिखना स्टार्ट कर देंगे सीधा कि जयशंकर प्रसाद जी का जन्म काशी के एक परिवार में 30 जनवरी 1889 को हुआ था। इनके पिता श्री देवी प्रसाद सुंगनी साहू के नाम से प्रख्यात थे। उनकी दानशीलता और उदारता के कारण उनके यहाँ विद्वानों और कलाकारों का बराबर समागम हुआ करता था। इनकी शिक्षा का प्रारंभ घर पर ही हुआ था। जयशंकर प्रसाद जी ने अपनी शिक्षा घर पर ही प्रारंभ की थी, उन्होंने घर पर ही पढ़ाई लिखाई की थी। तो ऐसे करके आप लोग लिख देना कि संस्कृत, फारसी, उर्दू और हिंदी की शिक्षा इन्होंने घर पर ही प्राप्त की। कुछ समय के लिए स्थानीय क्वींस कॉलेज में अपना नाम लिखा। इन्होंने भाई क्वींस कॉलेज जो है, इन्होंने अपना नाम क्वींस कॉलेज में लिखाया, किंतु वहाँ 8वीं से ऊपर नहीं पढ़ सके भाई। इन्होंने अपना नाम तो लिखा लिया, लेकिन 8वीं कक्षा तक इन्होंने पढ़ाई की और ऊपर नहीं पढ़ सके। 12 वर्ष के अल्पायु में इनके पिता का देहांत हो जाता है। इनका अधिकांश जीवन काशी में बीता। यक्ष्मा, जिसको हम टीबी भी कहते हैं, टीबी के कारण भी इनका देहांत 15 नवंबर 1937 को हो जाता है। और नीचे रचना लिख देना, छाया, आकाशदीप, इंद्रजाल। चलो इतना सब कुछ करने के बाद फिर सीधे भाई आ जाते हैं हम लोग कहाँ, यहाँ पर हमारा एक कवि का जीवन परिचय पूछा जाएगा पेपर में। एक भाई कवि का जीवन परिचय भी आता है, 5 नंबर का कवि का जीवन परिचय आता है। तो देख लो यहाँ पर क्या लिखा है कि दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना को उल्लेख कर दो भाई। 5 नंबर का कवि का जीवन परिचय भी आएगा। ए ऑप्शन दिया सूरदास, बी ऑप्शन महादेवी वर्मा, सी ऑप्शन तुलसीदास, डी ऑप्शन रामनरेश त्रिपाठी। देखो सबसे पहले भाई मैं आप लोगों को रामनरेश त्रिपाठी जी का, या रामनरेश नहीं, महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय दिखा देता हूँ कैसे लिखना है जीवन परिचय। इसको ऊपर करेंगे थोड़ा और यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे। इनका जन्म देखो कब हुआ था, 24 मार्च 1907 को इनका जन्म हुआ था। मृत्यु देख लो 13 सितंबर 1987 को उनकी मृत्यु हुई थी। इन्होंने भाई एमए संस्कृत से किया था। रचनाएं देख लो, निहार, रश्मि, नीरजा, सांख्यिकी, यामा। जीवन परिचय देख लो, महादेवी वर्मा जी का जन्म 24 मार्च 1907 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में हुआ था। उनकी माता हेमरानी, इनकी माता का नाम हेमरानी था, जो कि साधारण कवित्री थी एवं श्री कृष्ण में अटूट श्रद्धा रखती थी। जो इनकी माता जो थी हेमरानी, ये श्री कृष्ण में अटूट श्रद्धा रखती थी। नाना एवं माता के इन गुणों का महादेवी, जो इनके नाना थे, जो इनकी माता जी थी, महादेवी वर्मा जी के जो नाना तो हो गए, जो इनकी माता, इन गुणों का महादेवी वर्मा पर भी प्रभाव पड़ा। 9 वर्ष की छोटी उम्र में भाई इनका विवाह स्वरूप नारायण वर्मा से हो जाता है। 9 वर्ष की उम्र में इनका विवाह स्वरूप नारायण से हो जाता है। इसके बाद आगे देखो, यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे। किंतु इन्हीं दिनों इनकी माता का स्वर्गवास हो गया। माता का साय सिर से उठ जाने पर भी इन्होंने अपना अध्ययन जारी रखा तथा पढ़ने में और अधिक मन लगाया। महादेवी वर्मा जी ने मैट्रिक से लेकर एमए तक की परीक्षाएं प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। सर्वप्रथम उनकी रचनाएं चांद पत्रिका में प्रकाशित हुई। इसके बाद ये चांद के संपादिका भी रहीं। इन्होंने उन्हें शेख सरियत तथा मंगला प्रसाद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से की उपाधि से अलंकृत किया। 1983 ईस्वी में महादेवी वर्मा जी को उनके काव्य ग्रंथ यामा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला। तो वह इनको 1983 में ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिल चुका है। महादेवी वर्मा जी को 1983 में ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिल चुका है। इसके बाद आगे देखो, इसी वर्ष उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 लाख रुपए का भारत भारती पुरस्कार देकर अपनी साहित्यिक सेवाओं का सम्मान किया। महादेवी वर्मा जी का निधन 11 सितंबर 1987 को हो जाता है। चलो आगे देखो भाई, और अब यहाँ से देखो स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को यहाँ से तो पूछा गया है कि अपने पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। 2 नंबर का भाई पूछा जाएगा। और एक पत्र लेखन याद कर लेना, 4 नंबर का पत्र लेखन आ जाएगा। और इसके बाद हम सीधा आप लोगों को ले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। प्रश्न नंबर नेक्स्ट सीधे को यहाँ पर आते हैं। ये देखो आप लोगों का 2 प्रश्न पूछे जाएंगे संस्कृत के, इनको भी देख लो। 2 नंबर का संस्कृत के प्रश्न पूछे जाएंगे कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों को उत्तर दीजिए। 4 प्रश्न आएंगे, 4 में से 2 प्रश्नों को उत्तर देने पड़ेंगे। और एक निबंध आएगा जो कि भाई 7 नंबर का निबंध आता है। निबंध आप लोगों का 7 नंबर का आएगा। देखो किसी एक विषय पर निबंध लिख देना है। पर्यावरण, प्रदूषण, कारण एवं निवारण, विज्ञान, अभिशाप वर्धन, वृक्षारोपण का महत्व, जनसंख्या वृद्धि। तो किसी एक विषय पर निबंध याद करके लिख देना भाई, आप लोगों का काम हो जाएगा। तो आज मैंने आप लोगों को 70 नंबर भाई कंप्लीट बता दिए
कि 70 नंबर आप लोगों के कंप्लीट पक्के हो गए। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो के साथ।